नमस्कार, मैं नीतीश ठाकुर और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस बार जो हुआ है उसे सिर्फ एक चुनावी नतीजा कहना शायद कम होगा। यह एक बड़ा राजनीतिक परिवर्तन है, एक ऐसा जनादेश जिसने राज्य की दिशा और दशा दोनों को बदलने का संकेत दे दिया है। ऐसी ऐतिहासिक जनादेश पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रतिक्रिया भी उतनी ही तीखी और स्पष्ट रही है जिस अंदाज के लिए वो जाने जाते हैं। उन्होंने ना सिर्फ पश्चिम बंगाल की जनता को बधाई दी, बल्कि इस परिणाम को उन सभी राजनीतिक दलों के लिए एक चेतावनी बताया जो जनहित की अनदेखी करते हैं। योगी आदित्यनाथ ने साफ शब्दों में कहा कि जनता अब सब समझ चुकी है। उन्होंने कहा कि जो सरकारें विकास के नाम पर भ्रष्टाचार करती हैं, जो अपराधियों को संरक्षण देती हैं और जो सनातन परंपरा को अपमानित करती हैं, उनका सत्ता में बने रहना अब संभव नहीं है। योगी ने यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता ने इस बार अपने वोट से यह साबित कर दिया है कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय जनता का ही होता है और अगर जनता ठान ले तो मजबूत सबसे ज्यादा सरकार ही मानी जाती है। योगी ने यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता ने इस बार अपने वोट से यह साबित कर दिया है कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय जनता का ही होता है और अगर जनता ठान ले तो सबसे मजबूत मानी जाने वाली सरकारें भी बदल सकती हैं। उनका बयान सिर्फ एक सामान्य राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं थी, बल्कि उसमें एक व्यापक संदेश छिपा था। उन्होंने कहा कि जो भी जनता की उपेक्षा करेगा और सनातन का अपमान करेगा, उसका सूपड़ा साफ होना तय है। यह बयान सीधे तौर पर तृणमूल कांग्रेस पर निशाना था, जो पिछले 15 वर्षों से पश्चिम बंगाल की सत्ता में बनी हुई थी। इस चुनाव के नतीजे सच में चौंकाने वाले रहे। भारतीय जनता पार्टी ने 294 सदस्यीय विधानसभा में 207 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार हासिल कर ली। यह सिर्फ एक जीत नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। इससे पहले बीजेपी कभी भी पश्चिम बंगाल में इस स्तर तक नहीं पहुंच पाई थी। वहीं ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस 80 सीटों पर सिमट गई, जो उनके लिए सबसे बड़ा झटका है। अगर हम इस जनादेश को और गहराई से समझें तो यह साफ नजर आता है कि जनता बदलाव चाहती थी। लंबे समय से राज्य में कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार और राजनीतिक हिंसा जैसे मुद्दे चर्चा में रहे। इन सभी मुद्दों ने मिलकर जनता के मन में असंतोष पैदा किया, जिसका नतीजा चुनाव में देखने को सीधे तौर पर मिला। इस जीत के पीछे कई बड़े कारण भी रहे। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति की। बीजेपी ने इस बार पश्चिम बंगाल में पूरी तरीके से अपनी ताकत को झोंक दिया था। प्रधानमंत्री मोदी की लगातार रैलियां और अमित शाह की संगठनात्मक पकड़ ने पार्टी को गांव-गांव तक मजबूत किया। बीजेपी ने सिर्फ चुनाव नहीं लड़ा, बल्कि एक मजबूत नैरेटिव भी बनाया, विकास का, सुरक्षा का और सांस्कृतिक पहचान का। दूसरा बड़ा कारण रहा वोट शेयर में बदलाव। 2021 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर करीब 38% था, जो इस बार बढ़कर के 45% तक पहुंच गया। वहीं तृणमूल कांग्रेस का वोट शेयर 48% से गिर करके लगभग 41% ही रह गया। यह बदलाव छोटा नहीं है, बल्कि यह दर्शाता है कि बड़ी संख्या में मतदाताओं ने अपना रुख बदला। एंटी इनकम्बेंसी ममता बनर्जी पर भारी पड़ गई। तीसरा महत्वपूर्ण कारण रहा क्षेत्रीय समीकरणों में बदलाव। उत्तर बंगाल और जंगल महल जैसे इलाके, जो पहले तृणमूल कांग्रेस के मजबूत गढ़ माने जाते थे, वहां इस बार बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया। इन इलाकों में स्थानीय मुद्दों, आदिवासी समुदाय की समस्याओं और विकास की कमी को बीजेपी ने प्रभावी ढंग से उठाया। चुनाव के नतीजों में एक दिलचस्प मोड़ भी देखने को मिला, जब राजड़हाट न्यू टाउन सीट पर बेहद कांटे की टक्कर हुई। यहां भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पीयूष कनोडिया ने तृणमूल कांग्रेस के तापस चटर्जी को मात्र 309 वोटों से हराया। 18वें राउंड की गिनती के बाद यह नतीजा सामने आया, जिसमें कनोडिया को 1,06,564 वोट मिले,
जबकि चटर्जी को 1,06,255 वोटों पर ही रुकना पड़ गया। यह मुकाबला दिखाता है कि चुनाव कितने रोमांचक और करीबी थे। इस पूरे चुनाव का राजनीतिक प्रभाव भी बहुत बड़ा है। 1972 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि पश्चिम बंगाल में वही पार्टी सत्ता में आई जो केंद्र में भी सरकार चला रही हो। इसका मतलब है कि अब राज्य और केंद्र के बीच तालमेल बेहतर होंगे। डबल इंजन की सरकार का जिसे हम नाम देते हैं, जिससे विकास के कार्यों को गति मिलने की भी उम्मीद है। योगी आदित्यनाथ ने भी अपने बयान में इसी बात पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अच्छी नीतियां और साफ नियत वाली सरकार ही बेहतर परिणाम देती है। उन्होंने उत्तर प्रदेश का उदाहरण देते हुए कहा कि 2017 के बाद वहां जिस तरह से बदलाव हुआ वो मजबूत नेतृत्व और स्पष्ट नीति का परिणाम है। खासकर गोरखपुर जैसे शहरों में हुए विकास का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि कैसे सही दिशा में काम करने से राज्य की तस्वीर बदली जा सकती है। बल्कि ये पूरे देश की राजनीति के लिए एक संदेश था। उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि अब राजनीति सिर्फ वादों और नारों तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि जनता अब काम और परिणाम देखती है। पश्चिम बंगाल के इस चुनाव को कई राजनीतिक विश्लेषक सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि एक वैचारिक बदलाव के रूप में देख रहे हैं। लंबे समय से राज्य की राजनीति एक खास ढांचे में चल रही थी, जिसमें क्षेत्रीय पहचान और भावनात्मक मुद्दे हावी थे। लेकिन इस बार विकास, राष्ट्रीय मुद्दे और नेतृत्व जैसे पहलुओं ने ज्यादा असर डाला। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी इस जनादेश को कैसे संभालती है। पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आने के बाद पार्टी के सामने बड़ी जिम्मेदारी है। जनता ने जो भरोसा जताया है उसे बनाए रखना आसान नहीं होगा। कानून व्यवस्था सुधारना, निवेश लाना यानी कि इन्वेस्टमेंट लाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और बुनियादी ढांचों को मजबूत करना, ये सभी चुनौतियां नई सरकार के सामने होंगी। इसके साथ ही सांस्कृतिक और सामाजिक संतुलन बनाए रखना भी बहुत जरूरी होगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल एक संवेदनशील और विविधता से भरा हुआ राज्य है। यहाँ की राजनीति में संतुलन और समावेशिता हमेशा अहम भूमिका निभाती रही है। दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस के लिए यह समय आत्ममंथन का है, लेकिन ममता बनर्जी आत्ममंथन की जगह एक अलग ही डिल्यूजन की दुनिया में जी रही है। 15 साल तक सत्ता में रहने के बाद भी इतनी बड़ी हार यह संकेत देती है कि कहीं ना कहीं पार्टी जनता से जुड़ाव खो बैठी थी। अब उन्हें अपनी रणनीति, नेतृत्व और कार्यशैली पर फिर से विचार करना होगा। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल का यह चुनाव भारतीय राजनीति के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। यह दिखाता है कि अगर कोई पार्टी लगातार मेहनत करे, सही रणनीति बनाए और जनता के मुद्दों को सही तरीके से उठाए, तो वो किसी भी राज्य में अपनी जगह बना सकती है। योगी आदित्यनाथ का बयान इस पूरे घटनाक्रम का एक सटीक सार प्रस्तुत करता है। जनता सर्वोपरि है और जो भी जनता की उम्मीदों पर खड़ा उतरेगा उसे सत्ता से बाहर होना ही पड़ेगा। अब सभी की नजरें नई सरकार के गठन और मुख्यमंत्री के नाम पर टिकी हुई है। 8 से लेकर 9 तारीख तक के बीच में ये सब कुछ फाइनल हो जाएगा। यह देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी किसे इस ऐतिहासिक जीत का चेहरा बनाती है और कैसे वो सोनार बांग्ला के अपने वादे को जमीन पर उतारती है। एक बात तो तय है, पश्चिम बंगाल की राजनीति अब पहले जैसी नहीं रहेगी। यहां जनादेश सिर्फ एक सरकार नहीं बदलता बल्कि पूरे राजनीतिक परिदृश्य को बदलने की क्षमता रखता है, और यही चीज अब ग्राउंड पे भी देखने को मिलेगी। हालांकि जब बात चेहरे की हो रही है तो जो जहां से खबर शुरू हुई थी, मैं वहीं पे आपको अंतिम क्षण में यह भी बताना चाहता हूं कि योगी आदित्यनाथ जो हैं, उनके ही शिष्य शुवेंदु अधिकारी को पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री का सबसे ज्यादा सटीक चेहरा माना जा रहा है। क्योंकि जैसे ही योगी आदित्यनाथ वहां पर रैली करने पहुंचे थे पश्चिम बंगाल के अंदर, बंगाल चुनाव के समय पर, तो शुवेंदु अधिकारी ने योगी आदित्यनाथ के सामने साष्टांग प्रणाम करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। और जब से उनसे पूछा गया कि आप एक इतने बड़े नेता होने के बावजूद भी साष्टांग प्रणाम क्यों कर रहे थे योगी आदित्यनाथ के सामने, तो उन्होंने सीधे तौर पर एक बात कही। उनका कहना था कि देखिए, योगी जी केवल एक पॉलिटिकल फिगर नहीं, बल्कि वो पॉलिटिकल फिगर के अलावा उसके इत्र कहीं ना कहीं इस देश की राजनीति के अलावा भी वो एक संत हैं, और संत का आशीर्वाद प्राप्त करना मेरे लिए बड़ी बात है। अब अगर हम इसके अलावा और खबरों को समझने का प्रयास करें तो आपको जानना होगा कि पश्चिम बंगाल की स्थिति अब धीरे धीरे बदलने की तरफ बढ़ रही है। कई जगहों पर जहां पर कुछ
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने या फिर किसी अन्य पार्टी के कार्यकर्ताओं ने क्योस मचाने की कोशिश की तो 200 लोगों को आसनसोल के अंदर गिरफ्तार भी कर लिया गया है और साथ के साथ कई जगहों पर जीत की जो जुलूस निकाली जाती है उस पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया है। बाकी आप क्या सोचते हैं योगी आदित्यनाथ की इस जीत के भाषण को लेकर के जो उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर दिया, और इसके साथ ही उन्होंने कहीं ना कहीं संकेत दिया कि 27 में अखिलेश बाबू भी तैयार ही हो जाए। हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।